नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी वक्त की एक घटना लेकर आया हूं जब मैं लखनऊ में एज सर्किल ऑफिसर पोस्टेड था। ये वाकया 18 मई 1996 का है। वाकया तो लखनऊ के पड़ोसी जनपद कानपुर का है, लेकिन उस समय इस तरह की घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में होती थीं कि हर घटना पर नज़र रखना ज़रूरी होता था। मेरी डायरी में इस घटना का उल्लेख भी है और मेरे पास एक इसकी पेपर कटिंग भी है। घटना यूं थी कानपुर की कि 18 मई 1996 को थाना नज़ीराबाद क्षेत्र में एक मोहल्ला है कौशलपुरी। वहां पर एक सरिया मार्केट है। वहां के निवासी हैं अमरजीत सिंह और गुरुनानक आयरन स्टोर के मालिक हैं। मालिक तो इनके फादर हैं निर्मल सिंह। बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े व्यवसायी हैं और लोहे के व्यापार में इनका सिक्का चलता था। समय करीबन 8:30 बजे सुबह निर्मल सिंह का पोता यानी अमरजीत सिंह का बेटा, उसका नाम था सर्वजीत सिंह उर्फ सैफी, 8:30 बजे अपने घरेलू नौकर बहादुर के साथ अपने ठीक पीछे वाली गली में अपने ट्यूशन टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए बहादुर के साथ निकला। बहादुर कॉमन नेम है घरेलू काम करने वालों का। ज़्यादातर ये नेपाल से या नेपाली मूल के लोग होते हैं। उस ज़माने में ये इतने विश्वसनीय, इतने मेहनती, इतने कर्मठ हुआ करते थे कि हमारी पुलिस में भी ज़्यादातर फॉलोअर्स यानी क्लास 4th एम्प्लॉई यही नेपाल के हुआ करते थे। आज भी रात में चौकीदारों का काम करने वाले जो रात भर सीटी बजाते हैं और बेचारे मकान से 100 रुपये 50 रुपये पर मंथ लेते हैं, ये ज़्यादातर वही बहादुर होते हैं। नाम इनका कुछ भी हो, कॉमनली इनको बहादुर कहा जाता है। खासकर बच्चे इनको बहुत रिस्पेक्ट से बहादुर अंकल ही कहते हैं। इन पे कोई भी व्यवसायी या जिसके घर में ये काम कर रहे हैं उन पर भरोसा किया जाता था। आज भी करते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो वो सैफी को लेके अपने टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैदल ही घर से निकला। जैसे ही पिछली वाली गली के मोड़ पर पहुंचा, एक गाड़ी खड़ी हुई। अचानक उसमें से 2 आदमी निकले और उन्होंने बहादुर को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही उस पर लात घूसों की बौछार कर दी। बाद में ये पता लगा था कि ये वाहन मारुति वैन थी। उस जमाने में तमाम अपराध मारुति वैन से हुए थे। उसका कारण था, एक तो उसका साइड का स्लाइडिंग डोर था। आप स्लाइडिंग डोर को अगर खिसका दीजिए तो पूरी जगह होती थी जिसके भीतर किसी आदमी को खींचा जा सकता था, किसी आदमी को ज़बरदस्ती बिठाया जा सकता था। कहीं पर अड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा कारण ये था कि ये लो फ्लोर होती थी। हल्का से किसी को धक्का दे दीजिए, वो बिल्कुल जाके भीतर ही गिरेगा। बहुत बड़े अपहरण, बहुत बड़े गोलीकांड और बहुत बड़े बड़े मर्डर्स में इसी का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि अगर आप स्लाइडिंग डोर से उसे खींच दीजिए तो अगल बगल वाले को, सामने वाले को ये पता भी नहीं लगेगा इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। भीतर बैठा हुआ जो आदमी या जो बदमाश या जो दुराचारी है वो खींचने का भी काम कर सकता है और वहीं से फायर करने का भी काम कर सकता है। उस दौर को जानने वाले लोग जानते हैं। अब तो नहीं दिखाई पड़ती, या हो सकता है इसका मैन्युफैक्चरिंग ही इसकी बंद कर दी गई हो। लेकिन 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए इतना पीटा वो, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और इस बीच में सैफी को 2 लोगों ने जो गाड़ी पर थे, स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था, सैफी को खींच के अंदर कर लिया। इसके पहले कि उसकी कुछ समझ में आता बहादुर के, गाड़ी वहाँ से लेके मैं सैफी के गायब हो गई। उसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, एकदम जिसको एक वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड है, किंग कर्तव्य मूड हो गया वो, कि हुआ क्या। उठा, आसपास देखा, भैया भैया की आवाज़ लगाई। वो भैया कहता था सैफी को।
इसी बीच में मोहल्ले के ही एक दूसरे सज्जन, बुजुर्ग सज्जन वहाँ से गुजरे। ये ज़मीन पर धूल धूसरित पड़ा हुआ था, चोट काफ़ी लगी हुई थी। इससे पूछा, क्या हो गया बहादुर, तुम कैसे यहाँ पर? उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 लोग एक गाड़ी से उतरे, मुझे बहुत मारा। तो उन्होंने कहा, क्यों मारा? बोले, यही तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों मारा। लेकिन मैं भैया को लेके जा रहा था ट्यूशन टीचर के यहाँ, भैया भी नहीं है यहाँ पर। तो उसके दिमाग में अचानक आया कि हो सकता है मुझको पिटता देखकर भागकर वो ट्यूशन टीचर के यहाँ चला गया हो। बहादुर भागते हुए वहाँ से 50 कदम दूर उसके ट्यूशन के टीचर रहते थे, जहाँ वो रोज़ उनको लेके जाता था, सैफ़ी को, और वहाँ से ला के घर छोड़ता था। भाग के गए, टीचर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं आया। फिर वहाँ से भागा, उसको लगा कि हो सकता है ये बीच में था, 50 कदम उस तरफ उसका घर है, हो सकता है मुझे पिटता हुआ देख के डर के मारे घर चला गया हो। घर पे गया तो घर में बाहर ही बच्चे के बाबा निर्मल सिंह, वो वहाँ पर दूध ले रहे थे। सुबह वही 8:30 बजे की ये घटना है, 10-5 मिनट बाद ही वो पहुँच गया। उसने बदहवास उनसे पूछा कि सैफ़ी आया है क्या? उसने कहा नहीं, अभी तो तुम लेके गए हो उसे ट्यूशन टीचर के यहाँ, अभी क्यों आएगा? तो उसने वाक़या बताया कि इस तरह से मोड़ पे ही एक गाड़ी आई और उसने हमको गिरा दिया धक्का मार के, मुझे बहुत मारा। इस बीच में सैफ़ी कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। मैंने टीचर के यहाँ भी जाके देखा, वहाँ भी वो नहीं पहुँचा है। निर्मल सिंह की बात समझ में आ गई, पुराने आदमी थे। उन्होंने सैफ़ी के बाप अमरजीत सिंह को आवाज़ दी। वो भी भागे भागे आए। उन्होंने कहा, देखो लगता है लड़का उठ गया, ऐसी ऐसी घटना हुई है। वो भागे वहाँ उस रास्ते को देखने, टीचर को देखने। निर्मल सिंह भीतर गए अपने लैंडलाइन फ़ोन से, उस समय वही साधन था। थाना नज़ीराबाद को फ़ोन किया और ये बताया कि अभी 10 मिनट पहले ये घटना हमारे मोड़ पर हुई है, घर से 50 कदम आगे। मेरे बेटे अमरजीत सिंह के बेटे को 9 साल जिसकी उम्र है, सैफ़ी जिसका नाम है, ये कपड़ा उसने पहन रखा है और उसको गाड़ी में से कुछ लोग उठा ले गए हैं। उस ज़माने में अगर कोई सूचना करता फ़ोन करता था तो उसका नाम, नंबर और पता पुलिस वाले ज़रूर नोट करते थे, क्योंकि नंबर जानने का कोई मतलब और कोई साधन नहीं था। उन्होंने अपना लैंडलाइन टेलीफ़ोन नंबर बताया और अपना पता भी बताया कि वो कौशलपुरी में 118/585 कौशलपुरी के रहने वाले हैं। खैर, पुलिस की भी समझ में आ गया कि ये किडनैपिंग है, क्योंकि उस समय ये बहुत आम थी। उन्होंने फ़ौरन जो उसकी एसओपी उस समय फॉलो की जाती थी वो फॉलो की। एसओपी के हिसाब से सबसे पहले शहर की नाकाबंदी और वो जगह जहां ये घटना हुई है उससे बाहर निकलने के रास्तों की नाकाबंदी की जाती है। ये वो वक्त है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 85 से वर्ष 1985 से 2000 के बीच में अपहरण एक उद्योग बन गया था और पूरे उत्तर भारत में ये प्रचलन में था। चंबल के बीहड़ों से शुरू हुआ ये काम, पकड़ यानी किडनैपिंग, उसको रखना और पैसे की एवज में छोड़ना। चंबल पुलिस के लिए बहुत दुरूह जगह थी, इसलिए वहाँ पुलिस बहुत सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाई। लेकिन इधर शहरों में लक्ष्मी नारायण के स्कूल ऑफ थॉट, किडनैपिंग स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रोडक्ट्स थे, जिसमें राजू भटनागर, बबलू श्रीवास्तव, खुद लक्ष्मी नारायण, चाल शोभराज, इन लोगों ने भी उत्तर भारत में धूम मचा रखी थी। दक्षिण भारत में बीहड़ों के राजा वीरप्पन और उत्तर भारत में चंबल का बादशाह निर्भय गुजर, ये अपने शबाब पे थे। ये वही वक्त था 85 से और 2000 के बीच में। पुलिस का इसीलिए हर जगह सेट पैटर्न हो गया कि साहब जैसे ही सूचना मिले वैसे ही सब जगह नाकाबंदी करिए, क्योंकि शहरों से भी पकड़ उठा के जो उठाने वाले लोग हैं, ये जो बीहड़ों के बड़े डकैत होते थे, उनको बेच दिया करते थे कि हम सेफली पकड़ लेके आए हैं, ये है, इसको अपने पास रखिए, हमें 50,000 रुपये दे दीजिए, बाकी पैसा वो वसूल लेंगे। उन्हें अपने काम में इतनी महारत हासिल हो गई थी और इतना कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, ये पैसा लो, तुम जाओ, मैं पैसा वसूल कर लूँगा। पहला तो ये कि नाकेबंदी की जाए, क्योंकि घटना के 15 मिनट बाद ही नज़ीराबाद थाने को फ़ोन से निर्मल सिंह ने
किडनैपी के ग्रैंडफादर ने इत्तला कर दी थी। एसओपी में दूसरा काम था कि अपहरण के जितने भी पुराने अपराधी हैं सबकी लिस्ट बिल्कुल रेडीमेड उस समय थाने पर होती थी। इन सबको थाने पर जमा किया जाए, जो जो नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में पता किया जाए, उनके घर उनके रिश्तेदारों पर दबिश दी जाए, उन्हें हर हाल में लाके थाने पर जमा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये घटना कौन कर सकता है, कभी इसकी बात हुई हो, कौन इस तरह की पकड़ करने की साजिश बहुत दिन से कर रहा था कि हमें पकड़ चाहिए, पैसों की ज़रूरत है। इस पर्पस से थानों पर लाके उनको इकट्ठा किया जाता था, जमा किया जाता था, पूछताछ की जाती थी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था मुखबिरों को फ़ौरन एक्टिवेट करना। जिसको जो पैसे या साधन की ज़रूरत है, मुखबिर ने डिमांड की कि साहब इनको देना है, पैसा दीजिए, फ़ौरन पुलिस पैसा उनको दे देती थी। तीसरा ये था कि एक टीम तुरंत जेल में भेजी जाती थी। जेल सुप्रिटेंडेंट की ड्यू परमिशन के बाद जेल में जो इस तरह के अपराधी बंद होते थे, जेल में भी जो वो हायरार्की है कि सबसे बड़ा गुंडा कौन, सबसे बड़ा अपराधी कौन, किसका सिक्का चलता है, कौन बाहर से खाना मंगा सकता है, कौन उनके लिए बीड़ी प्रोवाइड कर सकता है, कौन उनके लिए घर का बना हुआ खाना प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे लोगों की पहचान जो जेल के कर्मचारियों को रहती थी, उनको बुला के पुलिस पूछती थी कि इस तरह की घटना हुई है। अखबार भीतर जाते थे, हमेशा जेलों में जाते हैं, आज भी जाते हैं, और लगभग सभी कैदी जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो पढ़ते हैं। तो घटना की बारे में बारीक जांच जेल के अपराधियों से ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जैसे ही पता लगता था कि ये हो गया है, अखबार में पढ़ा तो तुरंत डिस्कशन शुरू हो जाता था कि ये फलां का काम हो सकता है, ये ढिकाने का काम हो सकता है। उनका गेस वर्क थोड़ा रियलिटी के नज़दीक हुआ करता है, इसलिए पुलिस फ़ौरन भाग के जेलों में जाती थी इसके बारे में पता करने को कि कौन हो सकता है। और बहुत बड़े बड़े क्राइम के केसेस जेलों की सूचना के आधार पर खोले भी गए हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। लेकिन वो समय जो था 8:30 बजे का, वो पुलिस का सबसे डल पीरियड होता है, तब भी होता था और आज भी है। रात की शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होती है और सुबह की शिफ्ट रात को दिन में 8 बजे शुरू होती है। रात से 8 सुबह 8 बजे की नाइट शिफ्ट और सुबह 8 से रात 8 बजे की डे शिफ्ट। जो जिसकी शिफ्ट ख़त्म हो रही है, यानी 8 बजे जिसकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, वो आने वाले का वेट करता था। अपना राइफ़ल उतार देगा, राइफ़ल रख देगा, किनारे खड़ा हो जाएगा और वेट करेगा कि वो कब आते हैं, और जाने वाला जो है वो तैयार होता है। तो ये वहाँ पहुँचने में और उनके वेट करने में आधे पौन घंटे का डिफरेंस हमेशा रहता है। और यही वो पीरियड है जो पुलिस का सबसे डल पीरियड है। सबसे कम एक्टिविटी पुलिस की इसी समय आपको सड़कों पे दिखाई देगी। ये तब भी था और ये अब भी है। बहुत बार अधिकारियों ने इसको चेंज करने की कोशिश की। अधिकारियों ने कभी कभी, मेरे ही कार्यकाल में एक नई शिफ्ट शुरू की गई कि साहब सुबह 6 से 12 के बीच में एक नई शिफ्ट शुरू की जाए, ताकि जो चेंजिंग का पीरियड है वो लल न हो जाए, वहाँ पर वो डल न हो जाए। इसलिए थोड़े से लोग सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे की एक शिफ्ट में काम करें। लेकिन वही है कर्मचारियों की कमी, और फिर अल्टीमेटली ये भी प्रयोग फेल हो गया। आज की तारीख में वही शिफ्ट चलती हैं जो डे और नाइट की हैं। बताने का आशय ये कि 8:30 बजे की घटना, 8:45 बजे सूचना प्रसारित हो गई, 9 बजे तक सबको सड़क पर आ जाना चाहिए था। पुराने वाले ने सूचना सुनी, नए वाले तक कम्युनिकेट नहीं हुई, और अधिकारी भी सब उस समय तैयार होने की मुद्रा में होते हैं। 10 बजे उनको ऑफिस पहुंचना होता है। तो वो पीरियड था, बहुत इफेक्टिव चेकिंग नहीं हो पाई। इस तरह की घटना में जो एसओपी है वो कंट्रोल रूम को भी फॉलो करनी होती है। जब ये पता लगा कि 4 पहिया वाहन से एक बच्चे का अपहरण हुआ है, तो आसपास के सभी जिलों में भी ये सूचना भेजी जाती है। उन्नाव, फतेहपुर, जालौन, इटावा और लखनऊ, इन 5 जिलों को फ़ौरन कहा गया कि आप अलर्ट मोड पर आएँ। इस हुलिया का लड़का है, ये कपड़ा पहने हुए है, 4 पहिया वाहन है, इतनी उम्र है, इसकी तलाशी करें, इसकी चेकिंग करें कि ये कहीं उधर लेकर तो नहीं गए हुए हैं।
हम लोगों को भी सुबह 9 बजे सूचना मिल गई। 9 सवा 9 के आसपास वायरलेस पर ये मैसेज पास हो गया कि एक किडनैपिंग कानपुर में हुई है और वो इस तरह से थाना नज़ीराबाद क्षेत्र से निकले हैं। हो सकता है वो नाव होते हुए अगर बदमाश लखनऊ के हुए तो लखनऊ आ सकते हैं। पूरी अलर्टनेस की ज़रूरत है। 18 की सुबह ये किडनैपिंग हुई और 20 मई तक कोई कॉल नहीं आई, कोई रैंसम कॉल नहीं आई। परिजन भी, चूंकि ये उस समय बहुत कॉमन हो गया था, परिजन भी रैंसम कॉल का वेट कर रहे थे, बहुत उतावले हो रहे थे कि रैंसम कॉल आए तो कुछ आगे बढ़े, और पुलिस भी रैंसम कॉल का इंतज़ार कर रही थी। अमरजीत के घर और दुकान पर वो टेलीफोन रिकॉर्डिंग किट लगा दिया गया। यही एक साधन था। टेलीफोन रिकॉर्डिंग किट उस ज़माने में 100 रुपए की मिलती थी। टेलीफोन का एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है और उससे एक स्प्रिंग नुमा काला तार होता है जो चोंगा जो कान में लगाया जाता है उसमें जाके कनेक्ट होता है। दोनों में जो तार कनेक्ट होता है उसको कट की आवाज़ करके पुश करके बाहर निकाला जा सकता है। नीचे मेन इंस्ट्रूमेंट का वो तार निकाल के टेलीफोन रिकॉर्डिंग किट का एक भाग जिसमें भी वो कट बोलने वाला उसी तरह का सॉकेट होता है वो लगा देते हैं, और उसकी तरफ दूसरी तरफ उसका चोंगे में जो तार निकला हुआ था उसको फिट कर देते हैं। उसमें 2 सॉकेट होते हैं, एक मेन इंस्ट्रूमेंट में लगाने के लिए और एक चोंगे में लगाने के लिए, और एक तीसरी वहाँ पर लीड होती है जो किसी भी नॉर्मल टेप रिकॉर्ड में जो स्थान होता है स्पीकर का या ईयरफोन का उसमें फिट हो जाती है। उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि साहब आप जब रिंग आ जाए तो उठाने से पहले जो टेप का खट वाला बटन होता है, खटखटा हुआ बटन कहते हैं, पुश बटन होता है हमेशा टेप में, क्योंकि उस टेप में वो जो मेटेलिक रिबन वाले कैसेट्स होते हैं, छोटे साइज़ वाले भी और बड़े साइज़ वाले भी, वो इस्तेमाल होते हैं। लोग उस ज़माने में उसका गाना प्ले करने के लिए भी और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और हर घर में वो इस्तेमाल होता था। अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सबका स्थान मोबाइल फ़ोन ने ले लिया। तो उनको ये बताया जाता था कि जब रिंग आए तो आप उठाने से पहले जो उसका पुश बटन है टेप का, खट खट जो बोलता है उसको खट कर दीजिए आप, और तब उठाइए। क्योंकि अगर आपने उठा के हेलो कर दिया, फिर आपको ध्यान आया ये किडनैपर का फ़ोन है, आपने उसको पुश बटन को दबाया, खट की आवाज़ की, तो वो आवाज़ उसको सुनाई पड़ जाएगी और उसे तुरंत पता लग जाएगा कि ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है। ये सावधानी बताने के बाद दोनों जगह ये टेलीफोन किट रिकॉर्डर लगा दिए गए। 20 तारीख, 18 तारीख की किडनैपिंग, 18 पूरा दिन निकल गया, 19 पूरा दिन निकल गया, 20 पूरा दिन निकल गया। शाम को करीबन 7:30 बजे अमरजीत के एक रिश्तेदार के यहाँ किडनैपर का फ़ोन आया। उसने बताया कि देखिए बच्चा हमारे पास है और अमरजीत से कह देना कि 50 लाख रुपए, 95-96 में 50 लाख की कीमत आज की तारीख में क्या होगी आप समझ सकते हैं, और कितनी हैसियत उन्होंने अमरजीत और निर्मल सिंह की आंकी होगी किडनैपर्स ने। उन्होंने कहा 50 लाख रुपए 3 दिन में तैयार करके रखें, और ये भी ध्यान रखें कि बड़ी नोट हो, 100 की ही नोट हो, क्योंकि उस समय 100 का डिनोमिनेशन ही सबसे बड़ा डिनोमिनेशन हुआ करता था। उन्होंने कहा कि ये टाइम और जगह हम बताएंगे, 3 दिन का समय देता हूं, पैसा एकदम तैयार रखें, बहुत शॉर्ट नोटिस में मैं बताऊंगा कहां पहुंचना है, कितने लोग आएंगे, किस तरह के बैग में होगा, ध्यान रहे नोट 100 से नीचे वाले डिनोमिनेशन की न हो। जैसे ही ये कॉल आई उस रिश्तेदार ने अमरजीत को बताया, पुलिस को पता लग गया और पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये दूसरी कोई वारदात नहीं है, ये सिर्फ फिरौती के लिए अपहरण किया गया है। जो उनकी शंका थी वो सही साबित हो गई। किडनैपर्स ने फ़ोन करते हुए ये भी कहा कि देख लो, उसको ये बता देना कि दिन भर उसके यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, तमाम पुलिस वाले वहाँ आते जाते रहते हैं। वो बेशक उनको दावत कराए, सभी पुलिस वालों को, उनको खूब मिठाई और खूब पूड़ियाँ खिलवाए, लेकिन जिस समय पैसा लेके आने की जगह बताई जाएगी
वहाँ अगर तीसरा आदमी कोई भी दिखाई पड़ गया तो बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा। ये उसको खूब समझा देना कि खूब वो पुलिस वालों के बीच में घिरा रहे और दावत कराए। लेकिन अगर जहाँ पे पैसा लेकर आना है रैंसम का, अगर वहाँ पर तीसरा आदमी, 2 आदमियों को मैं बताऊँगा, अगर 3 की ज़रूरत होगी 3 भी जाएंगे, लेकिन चौथा आदमी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। इतनी इंसिडेंट या इतना स्पेसिफिक बताने का कारण ये था कि पुलिस को भी और इनके घर वालों को भी ये शंका रहे कि कोई वॉच भी कर रहा है, लगता है अगल बगल का है। तो थोड़ा उसमें पुलिस उलझ जाती है पता करने में। हमेशा किडनैपिंग के केस में वो ये कहते हैं, ये बताते हैं कि वो फलाने तुम्हारे यहाँ खड़े हुए थे, ढिकानी पुलिस गई थी, कुछ तो अंदाज से ही बताते हैं। 3 बार फलाना आदमी गया, पूरा दिन तुम थाने में क्यों बैठे रहे? ठीक है तुम्हारी जो मर्जी हो, लेकिन अगर पुलिस को पता लगा तो हम बच्चे को या किडनैपी को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस पर भीषण दबाव था। व्यापार मंडल ने बंद की घोषणा कर दी। बड़े व्यापारी थे और वहाँ पर जो इसका लोहे का उद्योग है, लोहे के व्यापारी थे, उसके बड़े अच्छे कामकाजी आदमी थे जिनका ये ग्रैंडसन था या जिनका ये सन था। उस समय एसएसपी कानपुर थे श्री प्रवीण सिंह साहब, अब वो रिटायर हो गए हैं डीजी होकर। जब बहुत प्रेशर हुआ तो उन्होंने इंस्पेक्टर्स की और सभी थाना प्रभारियों की एक मीटिंग जल्दी में बुलाई और उनसे ये कहा कि आप लोग अपने सारे मुखबिरों को एक्टिवेट कर लीजिए, अपने अपने थाना क्षेत्र के हर गली मोहल्ले के हर मकान पे जानकारी करके नज़र रखिए, क्योंकि अगर हमें बाद में पता लगा कि फला मोहल्ले के फला मकान में किडनैपी को लेकर किडनैपर्स रुके हुए थे, तो उस इंस्पेक्टर को मैं एक तो सस्पेंड करूंगा, दूसरा उसके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा कायम करूंगा और उसको जेल भेजूंगा। इसलिए आपके पास जितना भी मुखबिरों का तंत्र है उसका इस्तेमाल करके और अपने थाना क्षेत्र के हर मकान, गली, मोहल्ले इनका पता करें कि आखिरकार वो यहाँ से निकले तो किधर गए और यहाँ रुके हैं तो कहाँ रुके हैं। और दूसरा ये है कि अगर लड़का जिंदा या मुर्दा किसी थाना क्षेत्र के किसी मकान में मिला तो ये समझ ले कि वो एसओ इंस्पेक्टर लापरवाही में जेल जाएगा, निलंबित करूंगा, जेल। इतनी कड़ी कार्रवाई, इतनी कड़ी बात प्रवीण सिंह साहब ने कही, हिल गए सारे इंस्पेक्टर एसओ बिल्कुल बुरी तरह से। और उन्होंने फ़ौरन अपने थानों पे जाके सभी पुलिसकर्मियों की मीटिंग बुला के और ये बता दिया कि सभी लोग अपनी अपनी बीट में, चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्र में, सिपाही अपनी अपनी बीट में, एक एक मकान, एक एक जगह की निगरानी करें, लोगों के आने जाने पे निगाह रखें, ये पूछें कि क्या बच्चा कहीं पर उसकी रोने की कभी आवाज़ आई हो या उसको कहाँ रखा जा सकता है, ये मुखबिरों से पता करके इसकी पूरी जानकारी करते रहें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा एसएसपी साहब ने कहा है कि मुकदमा कायम करेंगे और जेल भेजेंगे। दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई मॉडर्न गजट नहीं थे, मोबाइल नहीं था, जीपीएस लोकेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। यही मुखबिर और बस यही मुखबिर। तो पुलिस ने सस्पेंशन और कार्रवाई के डर से एक एक जिसको कहते हैं चप्पे चप्पे पे मुखबिरों की फौज लगाई। ये काम भी कर गई। 25 मई 1996 को जूही थाने की एक चौकी है परमपुरवा, उसके चौकी इंचार्ज हरिमोहन सिंह को किसी मुखबिर ने बताया कि सचान गेस्ट हाउस बर्रा 2 के पास एक मकान है जिसमें पिछले 6-7 दिनों से 3-4 लोगों का खाना जाता है। उनका ये कौन सी नई बात है भाई, आए होंगे, खाना घर में नहीं बना सके और तो मंगाते होंगे। बोले नहीं साहब, हमने पूरी सूचना डेवलप की है। उनका खाना बर्रा के एक ढाबे से आता है जो यहां से 3-4 किलोमीटर दूर है। इस मकान और उस ढाबे के बीच में 20-25 भोजनालय और ढाबे और हैं। सचान गेस्ट हाउस के पास ही 3-4 खाना खाने के स्थान हैं जहां खाना लोग पैक भी कराते हैं, खाना खाते भी हैं। इतनी दूर से खाना 4 आदमियों का मंगा के उस जगह पे जाता है, इसमें जरूर कोई न कोई पेंच है। दूसरी बात उसने बताई
कि जो आदमी खाना लेके बर्रा के उस ढाबे से आता है वो साइकिल से आता है। वो सचान गेस्ट हाउस के मेन गेट पर आकर इंतज़ार करता है। उस मकान से एक आदमी निकलकर झांकता रहता है, जब देख लेता है कि यहाँ खड़ा हुआ है तो इसके पास आकर वो खाना ले लेता है, जबकि वो जगह बहुत दूर नहीं है। और वो खाना लेकर तब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक साइकिल से लेकर खाना लेकर आने वाला व्यक्ति उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। हरिमोहन सिंह ने पूछा कि फिर वो बच्चा वहाँ कैसे है, ये कैसे तुम कह सकते हो? उसने कहा, साहब जिन 4 लोगों का खाना आता है 3 का एक साथ पैक होता है नॉर्मल खाना, चौथा पैकेट उसमें कम मात्रा में खाना होता है, पराठे होते हैं 1-2, पनीर की सब्जी होती है, कुछ मिठाई होती है, चॉकलेट टाइप कोई चीज़ होती है, ये पैक होके वहाँ से आती है। बात में दम था। हरिमोहन सिंह ने अपने इंस्पेक्टर को बताया कि साहब मुखबिर ये बता रहा है। चौकी इंचार्ज की बात सुन के इंस्पेक्टर ने कहा, तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाके दबिश दीजिए, चेक करिए ये सूचना सही है कि गलत है। मुखबिर तुम्हारा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, आपका काम है, मुझको बताने की क्या ज़रूरत है। हरिमोहन ने सोचा था उनको फ़ोन करते समय कि शायद और फोर्स हमको दे दें। बाद में चौकी इंचार्ज ने मुखबिर से कहा, कोई बात नहीं, हमारी चौकी में 5-6 सिपाही हैं, हम इनको सबको लेके चलेंगे और हम उसकी तलाशी ले लेंगे, तुम्हारी बात में हमें दम लगता है। रेड का समय जो होता है वो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में पुलिस रेड करती है। सामान्य रूप से लोग उस समय सो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन की उम्मीद नहीं होती है। दूसरा ये कि जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, अगर आप किसी ऐसे आदमी को उठाना चाहते हैं जिसकी मोहल्ले में फॉलोइंग है, तो सुबह का ऐसा वक्त होता है कि उसकी मदद में लोग ज़्यादा जल्दी नहीं आ पाएंगे। सो के उठेंगे, सूचना होगी, हल्ला होगा, जब तक आएंगे तब तक फोर्स जो है वो रेड करके उस आदमी को उठाकर ले जा चुकी होगी। तो ये टाइम आइडियल टाइम माना जाता है पुलिस में, सुबह 3 बजे से और 6 बजे तक, सूर्योदय से पहले तक का समय वो रेड का है। हरिमोहन सिंह ने यही किया, अपनी चौकी के सभी सिपाहियों को लिया, मुखबिर को लिया, उसने मकान बताया और केवल हरिमोहन सिंह और उसके सिपाही थे उस समय छेदा सिंह, छिंगे सिंह, नरेश बाबू, विशाल सिंह, महेंद्र पांडे और राम प्रकाश। जाकर क्वाइटली चुपचाप पहले इन्होंने उसको आगे पीछे निकलने की जगह देखी, छतों पर निकलने की जगह देखी कि मान लिया हम घेरें, कंडेंस्ड लोकेलिटी है, ऊपर एक छत से कूद के दूसरे छत से कोई भाग जाएगा तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। सब चीज़ करके हरिमोहन सिंह ने स्वयं उसमें ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी देर में एक आदमी जिसने सिर पे एक पट्टी से एक दुपट्टा सा बांध रखा था, उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने देखा कि सामने ज़्यादा लोग हैं और शायद पुलिस वाले हैं, उसने फ़ौरन कट्टा निकाला और फायर कर दिया। पुलिस फायर में थोड़ा सा तो हिचक जाती ही है, जैसे ही थोड़ा दाएं बाएं हुई तब तक उसने पुलिस वालों के बीच से भागने की, बाहर भागने की, निकल भागने की कोशिश की। ये देख के हरिमोहन सिंह ने तुरंत उसको गोली मार दी। गोली मारने का उद्देश्य उनका कट्टे को छीन लेना था। वो जानता था कि अगर कट्टा हाथ में रहा, जान निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये हम लोगों में से 1-2 को गोली मार देगा। गोली लगते ही वो गिर पड़ा और उसका कट्टा हरिमोहन सिंह ने छीन लिया। 2 सिपाहियों ने उसको वहीं दाब लिया और जल्दी से भीतर की तरफ गए। बाहर गोली की आवाज़ सुन के भीतर से एक आदमी और भागने की कोशिश कर रहा था आंगन के पास से, उसको वहां दबोचा गया। उससे बच्चे के बारे में पूछा गया तो उसने इशारा किया कि पीछे वाले कमरे में जिसमें ताला लगा हुआ है। फोर्स गई, उन्होंने ये सब काम कुल इतनी जल्दी किया पुलिस ने कि ताकि किसी और को कोई मिसचिफ करने का मौका न मिले। दरवाजे का ताला फौरन एक रॉड से वहीं तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही भीतर सैफी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो बैठा हुआ था और उसके साथ एक आदमी दरवाजे से चिपका हुआ थर थर काँप रहा था। बाहर आवाज़ भी आई थी और गोली की आवाज़ भी उसे सुनाई दी थी। उसको वहीं पकड़ लिया गया, सैफी को उठाया गया, सैफी के हाथ पैर खोले गए,
पुलिस उसको लेके बाहर आई। फ़ौरन चौकी इंचार्ज ने अपने सभी वरिष्ठों को बताया, सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। पुलिस की बहुत वाहवाही हुई। सकुशल बरामद कर लिया गया सैफ़ी। एक बदमाश जिसे पहली गोली मारी थी हरिमोहन ने, वो थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया था, वो मर गया था। 2 पकड़ गए थे और सैफ़ी को सकुशल बरामद कर लिया गया था। ये घटना थी। हालांकि विवेचना में बाद में वो खाना पहुंचाने वाला भी, खाना देने वाला भी, जहां जहां इन लोगों ने प्लान किया था, बाकी लोग और कहाँ रुके हुए थे, सारे गिरफ्तार किए गए और सब जेल भेजे गए। आज की घटना, आज की घटना से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद से बरामदगी तक कितनी परेशानी हुई होगी, कितना मानसिक तनाव रहा होगा, कितना दबाव में रही होगी पुलिस। अगर ये कुशल मुखबिरों की फ़ौज ना होती तो इसे सॉल्व किया जाना बहुत मुश्किल था, लगभग असंभव हो जाता। आप ये अंदाज़ लगाइए उस समय के मुखबिरों का कि कितने शार्प और भरोसे के मुखबिर हुआ करते थे। उसका ऑब्जर्वेशन देखिए कि खाना कहाँ से आ रहा है, इसका पता करना, कौन कौन से और बेटर ऑप्शन हो सकते थे खाना मंगाने के, जिसको स्किप करके वहाँ से खाना लाया जा रहा है। तीसरा कि घर पर सीधे खाना क्यों नहीं डिलीवर किया गया, जबकि जहाँ वो वेट करता है वहाँ से 30 कदम 40 कदम की दूरी पर वो घर था। एक खाना अलग से पैक किया जा रहा है और उसमें जो सामान है संभवतः वह बच्चे के लिए होगा या बच्चों के खाने का सामान है। ये भी मुखबिर की शार्पनेस थी। अंदाज़ा लगाइए कि इतनी शार्प जानकारी के धनी होते थे उस समय के मुखबिर। अब मुखबिरों की ये नस्ल खत्म हो गई, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुलिस को इनकी ज़रूरत नहीं रह गई। जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो पुलिस इन्हें बुलाती नहीं, जब इन्हें बुलाती नहीं तो इनका खर्चा पानी चलता नहीं, और मोहल्ले में इनका दबदबा भी कम हो गया कि साहब ये सुबह शाम थाने पर बैठे रहते हैं, हमारा फ़ायदा या नुकसान कर सकते हैं। तो ये नस्ल ही ख़त्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गई, अपने आप स्वयं गायब हो गई। इनकी जगह ले ली मोबाइल फ़ोन ने, CDR ने, GPRS सिस्टम ने, CCTV कैमरे ने। पुलिस का भरोसा अब मुखबिर पर कम या मुखबिर पर बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ों पर भरोसा पुलिस का ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये भी एक सत्य है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो कितना भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन माइंड को कभी मैच नहीं कर सकता, कभी मैच नहीं कर सकता। CCTV में अगर ये चीज़ें रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, GPRS से आप लोकेट कर लेते हैं, लेकिन मुखबिर का वो दिमाग का चलना कि यहाँ से वहाँ क्यों गया, वहाँ से वहाँ क्यों गया, 4 में से 3 अलग, 1 अलग क्यों है, ये सब ह्यूमन माइंड ही कर सकता है। उस समय की पुलिसिंग कितनी कठिन होती थी। आज इस घटना को बताने का सिर्फ मेरा मकसद यही है कि बड़ी सेंसेशनल किडनैपिंग, बड़े व्यापारी का बेटा दिन दहाड़े 8:30 बजे उसके घर के पास से उठ गया। पुलिस पर क्या दबाव रहा होगा, कितना कठिन परिश्रम इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा और कितना रिस्क होता था उस समय। अब आप सोचिए कि उस बच्चे को ढूंढने की उस रेड में अगर बच्चे को कुछ हो गया होता तो सारी टीम के खिलाफ मुकदमा कायम होता, सभी सस्पेंड होते, लोग पुलिस को भला बुरा कहते, पुलिस वालों के खिलाफ पन्ने दर पन्ने खबरें छप रही होती और फिर पुलिस वालों को जेल भेजने का आंदोलन होता। जरा सी चूक, ये कोई नहीं देखता कि मुखबिर ने क्या बताया, कितनी मेहनत की, कि साहब वो और फोर्स लेके क्यों नहीं गए, उसको वहाँ क्यों गोली मार दी, भीतर गोली की आवाज़ पहुँच गई होगी इसलिए उसने मार दिया। 100 तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। उन परिस्थितियों में और क्या किया जा सकता है, उस समय मोबाइल फ़ोन की खोज ही नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश के सिलसिले में, CCTV कहीं लगते नहीं थे,
होटल, दुकान, मकान, बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स अपने कैश पे नज़र रखने के लिए भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाते थे, लेकिन बाहर के लिए कभी उस समय भी इस्तेमाल नहीं होता था। तो उस समय की उन परिस्थितियों में और क्या बेटर ऑप्शन हो सकता था, आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। मैं अपना आज कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी फिर से लिखूंगा। हर बार लिखता हूँ, फिर लिखूंगा। आपके मन में जो हो आप बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।